cineinc.com। नमस्कार, आदाब। मेरा नाम परवेज़ आलम है और रेडियो मंजिल में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चमन लाल चमन साहब। एक बहुत ही कोई मशहूर शख्सियत हो तो उसके तारुफ़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती, बल्कि बेहतर ये होता है कि क्यों ना हम उनसे बात करते करते ज़रा से ये भी जान लें कि चमन लाल चमन साहब आखिर हैं कौन। मैं आपको एक ब्रॉडकास्टर की हैसियत से जानता हूँ। ये ब्रॉडकास्टिंग का करियर चमन लाल जी आपका कहाँ से शुरू हुआ? ये मेरी झोली में पड़ गया। इस तरह बिल्कुल अचानक ऐसे बात हुई तो मैं टीचर बनने जा रहा था। ये केन्या की बात है। मेरे पिताजी जिन्होंने बुलाया था मुझे इंडिया से, वो कुछ नाराज़ हो गए कि भाई हमने तो आपको बुलाया था मेरा हाथ बटाने के लिए, आप उल्टा पढ़ने के लिए चले गए हैं। तो मैंने उन दिनों क्या किया कि मकामी रेडियो पे कहानियाँ और शेर व शायरी इस किस्म के प्रोग्राम होते थे, जिस तरह जैसे आपके बीबीसी में होते थे। तो उसमें क्या हुआ कि मैंने एक कहानी लिखी, तो कहानी भेज दी उनको। वो कहानी मंजूर हो गई, लेकिन जब मैं ऑडिशन के लिए गया तो मैं फ़ेल हो गया है। तो उसके बाद उन्होंने वहाँ के जो इंचार्ज थे मूसा अयूब, अब तक हयात हैं, वो बहुत प्यारे शख्स हैं। तो उसने कहा भाई आपकी कहानी मंजूर, आपको बाकायदा पैसे मिलेंगे, इससे गिनीज़ के हिसाब से पेमेंट होती थी, लेकिन इसको ब्रॉडकास्ट करेंगे उनके एक दोस्त हरभजन सिंह प्रीत, जिनका हाल ही में देहांत हो गया। बहुत अच्छे एक्टर थे वो। तो बहरहाल इस तरह मैं धीरे धीरे फिर खुद अपनी कहानियाँ पढ़ने लगा। तो एक दिन मैं कहानी पढ़ रहा था तो वहाँ के इंचार्ज कहने लगे कि आप फुल टाइम काम करना चाहेंगे। मैंने कहा कि मैंने उसी वक्त उछल पड़ा। तो अब सवाल ये है, मैं टीचिंग के लिए गया था तो वहाँ से मैं छोड़ के ब्रॉडकास्टिंग में चलाया। तो उस दिन से लेकर 1956 से लेकर मैं लगातार किसी ना किसी तरीके से इससे जुड़ा रहा हूँ। और ये काम केन्या में किस जगह रहा? ये केन्या में नैरोबी में। हमारा जो स्टेशन था ना एशियन सर्विस, वो नैरोबी में थी। तो उन दिनों दूसरे अफ्रीकन्स के होते थे। फिर धीरे धीरे प्रोग्राम की बहुत तौसीह हुई, तो प्रोग्राम बहुत बढ़ गए, तो और भी स्टाफ रखा गया, तो टेलीविज़न भी शुरू हो गया। तो फिर मैं टेलीविज़न पर भी प्रोग्राम करने लगा साथ ही साथ। तो इस तरह शेर व शायरी का मुझे शौक़ था, इसलिए फिर कुछ ऐसे काम भी पल्ले पड़े। वो जो चाइनीज़ एग्रेशन हुआ इंडिया पे 1962, हाँ जी, उसके लिए मुझे ख़ास तौर पे वहाँ भेजा गया रिपोर्टिंग के लिए। कहाँ भेजा गया? दिल्ली। तो दिल्ली के बाद मुझे रिपोर्टिंग के लिए मैंने कोशिश की कि मुझे सीमा पर जाने देंगे, लेकिन उन्होंने इजाज़त नहीं दी। लेकिन इस दौरान में प्राइम मिनिस्टर नेहरू, कृष्णा मेनन, मोरारजी देसाई, इनसे बातें हुई, तो डेली मैं प्रोग्राम भेज दिया करता था। अरे वाह चमन लाल जी, कहाँ कि मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि आपने बाकायदगी से रिपोर्टिंग भी की है। अच्छा, आप पंजाब के किस हिस्से से केन्या पहुँचे? मैं जालंधर ज़िले से, और जालंधर ज़िले में एक छोटा सा गांव है प्रतापपुरा, जो रेलवे लाइन पे है वैसे, लेकिन मेरा जो पालन पोषण हुआ वो नैनीताल में हुआ। शायरी का सिलसिला जो है वो वहीं शुरू हो गया था, आपने बताया 1956 से ही? हाँ जी, 56 से मैं सिर्फ पंजाबी में लिखता था। तो आपको हैरानी होगी कि एक हमारे बहुत ही मारूफ उर्दू दान हुए हैं कालिदास गुप्ता रिज़ा साहब। कालिदास गुप्ता रिज़ा ने गालिब और चकबख्श पर जितना काम किया है किसी ने नहीं किया। अच्छा, तो वो कंडक्ट किया करते थे उर्दू के मुशायरे। तो उन दिनों रिकॉर्डिंग बड़ी कम होती थी, मैं उनको घेर के लाता था अपनी गाड़ी में। तो फिर और उन्होंने एक दफ़ा किया, अपने रिज़ा साहब ने, मैंने उनको कोई शेर सुना दिया, चमन को चमन की बहारों ने लूटा, ऐसा कुछ था। चमन को चमन की बहारों ने लूटा, कुछ वो ऐसे। हाँ। तो क्या हुआ कि वो कहने लगे, चमन मियाँ मुझे याद है, बोलता है तुम पढ़ा करो। मैंने कहा रिज़ा साहब इस शर्त पे कि पहले आप इस्लाह कर दें उसकी। तो वो अब तक भी मेरी ये आदत है कि जितनी मेरी किताबें छपी हैं उसको देखा है लोगों ने, देख परख के मैंने छपवाई हैं, और अब भी लिखना नहीं आता। अरे ये आपकी इंकसारी है, मॉडेस्टी है। अच्छा, मैं एकदम से बिल्कुल उस तरफ आता हूँ जो बहुत ही आपका एक शोहरत
की जानिब ले जाने वाली चीज़ एक मंजिल आई थी। जी। वो जगजीत सिंह ने आपका एक गाना गाया, उस मैं अब क्या मकबूल हुआ उसका वो? बड़ा दिलचस्प पहले तो वो गाना ज़रा इस्टेब्लिश कर लें। हाँ जी, वो गाना है सौन दा महीना यारो सौन दा महीना है। तो उसके बाद जगजीत ने और भी 2-3 गाए हिंदी के, मेरे भारत देश महान एक है, और सारे जहाँ से अच्छा एक ये भी गाया है, चित्रा ने गाया है जांदा जांदा माही मेरी जान ले गया। लेकिन जगजीत के साथ मेरा जो संपर्क हुआ वो इस तरह हुआ, वो केन्या में आए थे एक ग्रुप के साथ। उन दिनों वो इतने मारूफ नहीं थे जितने थे अपने देहांत से पहले। तो वहाँ उनका शो हुआ, तो बाकी शो जम नहीं पाया, हालांकि भरा हुआ। तो मैंने कहा यार ये बंदा अच्छा गाने वाला है। दोनों मियाँ बीवी, और जो चित्रा थी वो बड़ा की हसीन थी उन दिनों, क्योंकि वो वहाँ कैलेंडरों में और जितने हमारे अच्छे अच्छे मैगजीन्स में उनके छपते थे। ये किस ज़माने की बात कर रहे हैं आप? ये है 69-70 की। तो उसके बाद मैंने कहा यार ये अच्छा गाने वाला आदमी है, तो लोगों ने सुना नहीं इसको। मैंने ढूंढ ढांड के दूसरे दिन मैं उनको ढूंढने गया, तो वो एक माकूल से बेड एंड ब्रेकफास्ट में दोनों थे। तो मैंने कहा भाई मैंने कल आपको सुना, तो आप इतना खूब गाते हैं, लेकिन लोग इतने बदकिस्मत हैं कि आपको सुन नहीं पाए, तो आप रेडियो के लिए गाएंगे? तो वो कहने लगा भाई नेकी और पूछ कर चलो। और ना मैं तीनों को उनको ले आया स्टूडियो में। उन दिनों उनके जो साजिंदे से जा चुके थे, तो सिर्फ सोनू तबलची और वो हारमोनियम खुद बजाते थे। मैंने कहा दोनों साज़ों के साथ उनकी 3-3 गज़लें गाई हमने रिकॉर्ड की। तो दोपहर के एक शो में तो लोगों की टेलीफोन आ गए, बोलता भाई ये कौन सी बला है ये। तो लोगों ने उनको घर बुलाना शुरू किया, और जिस तरह के उन दिनों रिवाज था। ये 1969-70 में आप नैरोबी कीनिया का सीन बता रहे हैं? जी। तो घर पे बुलाया, लोगों को बड़ा शौक़ था, खाने पीने वाले लोग रहते थे वहाँ, खुशहाल थे। तो उनके शो हुए तो हारमोनियम पर जो नोट भर जाते थे। उसके बाद क्या हुआ, मैं ब्रॉडकास्टिंग में होते होते मैं वहाँ का इंचार्ज हो गया सारे प्रोग्रामों का। तो फिर मैंने एक दिन बच्चों को भेज दिया। जब ये हादसा ये हुआ कि जब ईदी अमीन ने ऐलान किया कि 60 दिन के अंदर अंदर एशियन को निकाल देंगे। ये युगांडा से जो निकालने का उन्होंने ऐलान किया था? कुछ था तो वो युगांडा से। केनिया में ऐसा कोई माजरा नहीं हुआ, लेकिन उसका मुझ पर ज़हनी तौर पर इतना असर हुआ कि कल को आप भी निकाले जाएंगे। हाँ, नहीं, लेकिन मैंने क्या किया, अब काम बहुत मेरा अच्छा था, तो मैंने बच्चों को भेज दिया, बीवी और बच्चों को भेज दिया। अपने बच्चों को कहाँ भेज दिया? यहाँ लंदन। तो मेरे पिताजी, माताजी और सबसे मेरे छोटे भाई बहन सब यहीं थे, उनको भेज दिया। तो और 2 साल तक मैं वहाँ वही काम करता रहा। तो क्या इस दौरान में 9th ब्रॉडकास्टिंग कॉमनवेल्थ कॉन्फ्रेंस क्या कहते हैं, इंटरनेशनल जो कॉन्फ्रेंस होती है ब्रॉडकास्टिंग की, कॉमनवेल्थ, अच्छा वो, हाँ कॉमनवेल्थ की, अच्छा, उसमें मैं केनिया की तरफ से वन ऑफ द डेलीगेट्स। ओके। अच्छा, वो बस वो जगजीत सिंह वाली बात अधूरी रह गई। सौन दा महीना, ये किस्सा क्या है? ये हुआ कि 10 साल के बाद मैं ब्रॉडवे साउथ हॉल पे घूम रहा था, यहाँ लंदन में। हाँ जी, ये 79 की बात है। तो मुझे किसी ने पीछे से आवाज़ दी, तो देखा, मुड़ के जगजीत थे। बोलता है, मुझे कहने लगे आप तुम क्या कर रहे हो यहाँ? मैंने कहा भाई मैं मारा फिर रहा हूँ, मुझे काम नहीं कोई। बोलता घर चलो। घर ले आए, हम आके चाय पानी पिया। तो बोलता आपके या उनके? मेरे घर, यहाँ उनका तो कोई घर नहीं। तो आ गए, तो घर आके कहने लगे परसों प्रोग्राम तुम अनाउंस करोगे। और तो बैठे बैठे चाय पीते पीते कहा भाई यार तुम शायरी करते थे और वहाँ नैरोबी में कुछ लिखा है। तो मैंने सुनाता रहा, उनको कोई चीज़ पसंद नहीं आई। और पढ़ते पढ़ते जब ये जो सौन दा महीना सुनाया तो उन्होंने लिख लिया, मुझे नहीं बताया कि उन्होंने गाना है। तो 79 का जो शो वेम्बले में था वो मैंने कंडक्ट किया। तो अचानक उन्होंने
बैक स्टेज से ये आवाज़ दी कि भाई मैं जो अगला गीत गा रहा हूँ तो यहाँ के साउथ हॉल के शायर का लिखा हुआ है, उनको मैं स्टेज पे बुलाता हूँ। तो बैक स्टेज से बुलाया कि सौन दा महीना, इस तरह सौन दा महीना वो इतना खुशकिस्मत गीत था कि उससे पहचान बन गई एक। आप ही की आवाज़ में अगर सोन द महीना मैं सुनूं तहतुल लफ्ज़, नहीं, तहतुल लफ्ज़ भी मैं नहीं पढ़ पाऊँगा उसमें, क्योंकि मुझे इतना याद नहीं सारे, सच्ची बात है, आप हैरान होंगे। तो ये बात मैं ये कहूँगा, एक बहुत बड़े शायर का मैं नाम ले जा रहा हूँ, फैज़ अहमद फैज़ का। फैज़ से किसी ने फरमाइश की, मेरे सामने लंदन की बात है, कि फैज़ साहब मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, वो सुना दें। बोलता हूँ मैडम से सुनिए, नूरजहां से। तो मैं भी बहुत, अब जगजीत तो नहीं गई है, जगजीत ने उसकी बहुत सी शक्लों में गाया है हर एक जगह पे। तो सौन दा महीना यारो सौन दा महीना, मज़े की बात यह है वो सीन तो सारा पंजाब का है, गाँव का है। टिल्ली कदे कस्सी जी दौड़ दा महीना है। उसमें खूबसूरत ये है कि जिसने पंजाब देखा है वो चार पहिया लेके ऊपर चले जाते हैं कोठे पे, बारिश होती है तो नीचे उतारनी पड़ती हैं। तो उसमें एक बड़ी खूबसूरत लाइन थी कि वो पानी पड़ता है ना, तो उस जो वहाँ के चार पहियाँ होती हैं वो ढीली हो जाती हैं या कस जाती हैं। तो उसमें एक था ना, टिल्ली कदे कसी हुई दौड़ दा महीना है। वो दौड़ होता है ना, जो चार पहिए के वो नहीं रस्से होते हैं, वो ढील हो जाता। बहरहाल इस तरह का था। वो लंबा गीत था, वो फिर अपनी मर्ज़ी से गाते हैं, बहुत लंबा गीत है। कभी कभी उन्होंने उन्होंने मेरा ख्याल है ऑस्ट्रेलिया में गाया, वो अपने रंग में गाया। तो कुदरती उनके साथ मेरी फिर ऐसी गाड़ी छिनी कि मेरा ख्याल जब भी मैं जाता था इंडिया तो उनका शो हो रहा है, वो कह रहे हैं अभी तुम अनाउंस करोगे। और उनका अब वो इस तरह भी याद आते हैं कि उनके साथ कभी ये पैसे की बात नहीं होती थी, लेकिन उन्होंने मुझे प्रमोटर से बहुत पैसे दिलवाए। मैं आपसे कहूँगा हमेशा ख्याल रखते थे। एक दफ़ा क्या हुआ कि हम गए बैंकॉक गए, तो पुष्पा मेरी पत्नी साथ थी। तो मैंने कहा जाके वहाँ होटल में हमारे कमरे में जो पेपर छोड़ा था उसके बैक पेज पे था कि जगजीत सिंह न्यू ईयर्स ईव पे गा रहे हैं। तो मैंने हॉलीडे इन में टेलीफोन किया तो उन्होंने कहा अभी वो अभी आए नहीं, उनकी फ़्लाइट आ रही है। बहरहाल हम उनको मिलने के लिए चले गए। बोलता जगजीत सिंह कहने लगा, उनका लतीफ़ा सुनिए, बोलता तुम बैंकॉक आए हो, भाभी को क्यों लेके आए हो? तो क्या हुआ, वो इतनी बात हुई। वो शर्मा जी कोई थे उनके, उनको कहा भाई चमन जी कल को ये ब्रॉडकास्ट करेंगे। तो मैंने कहा भाई मेरे पास तो कोई ढंग के कपड़े भी नहीं, सच्ची बात थी। तो हॉलीडे मूड में थे। तो उन्होंने उस वक्त टेलर को बुला के अपनी पसंद का मुझे बंद गले का सूट बनवा के दिया। तो उसके बाद ये बैंकॉक में हुआ? बैंकॉक की बात है। उसके बाद वो वहाँ बैंकॉक के जो होटल के मालिक थे उनको बुलाया तो बड़े खुश हुए। प्रोग्राम बड़ा कामयाब रहा क्योंकि लोग बड़े पैसे वाले आए थे। वो बिल्कुल नाव नोश के साथ प्रोग्राम हुआ था। तो उसके सरदार जी को कहते हैं पंजाबी में, भाजी चमन जी जहाँ सेवा करो। अच्छा, उन्होंने मुझे एक लिफाफा दिया तो वो दे के चले गए। तो जीत मुझे कहते यार खोल के देख लो ये सरदार लिफाफाबाजी ना कर गया हो। तो बड़े हाजिर जवाब थे। तो इसलिए मुझे बहुत अक्सर याद आते हैं, तो बहुत जज्बाती हो जाता हूँ क्योंकि उनके साथ फिर इतने घुल मिल गए, घर आते थे और खाते पीते थे हमारे साथ। उन दिनों दारू भी खूब पी लेते थे, हम भी कम नहीं थे। तो एक उनकी आदत थी सिगरेट नोशी की। मैं घर में किसी को इजाज़त नहीं देता सिगरेट नोशी की, लेकिन वो क्या था, घर के अंदर नहीं बना होता अब ये चिमनी। तो चिमनी के पास बैठ के बस अपना लुत्फ़ लेते थे। अंदाज़न कितनी शराब पी जाते होंगे जब जिस ज़माने में पीते थे?
हाँ, अच्छे बैठे बैठे जल्दी नहीं करते थे, जल्दबाजी नहीं करते, बड़े एहतराम से शराब पीते थे, धीरे धीरे चुस्कियाँ लेके। लेकिन मेरा ख्याल है कि 1/3 ऑफ बॉटल आराम से पी जाते थे। और क्या स्कॉच? हाँ, बढ़िया विस्की जो थी, हम भी ख्याल रखते थे कि उनको या तो ब्लैक लेबल या शिवाज रीगल पसंद थी, इस तरह की। और खुद बम्बई में भी मैं उनके घर देखा फिर, तो बहुत शान से रहते थे। लेकिन जगजीत हर सूरत में धरती का आदमी रहा। मैं आपको एक और किस्सा बताता हूँ। हम बम्बई में जा रहे थे एक टैक्सी में, सरदार जी टैक्सी चला रहे थे, मुझे एक किताब लेनी थी। जगजीत कहता मैं आपको ले जाता हूँ, मुझे शॉप पे ले गए। तो रास्ते में उसने, टैक्सी ड्राइवर ने उसकी गज़लों की टेप लगा दी। उसे नहीं पता था कि जगजीत सिंह बैठा। तो जनाब मैंने कहा, वो सरदार जी तेन पता कि दिया है, गाँव वाले तेरे पीछे बैठे ने। उसने गाड़ी खड़ी कर दी, तो आज के उसके पाँव छूने लगा। तो सारा दिन घूम रहा था वो, उसे पैसे नहीं लिए टैक्सी के इस तरह के। और जगजीत की और बात आपको बहुत कम लोगों को पता है, जगजीत के पास 3-4 घोड़े हमेशा रहते थे। घोड़े? हाँ। और ये घोड़े कहाँ, बम्बई में? रेस का उनको शौक़ था, लेकिन बहुत जिक्र नहीं करते थे। तो मुझे ले गए थे 2-3 दफ़ा रेस कोर्स पे। तो फिर वो बात ही बहुत से करते। मैंने कहा यार कि ये घोड़े तुमने पाल रखे हैं, इनका तो बड़ा खर्चा होता है। बोलता नहीं, ये अपना खर्चा खुद उठाते। जगजीत के जाने के बाद मुझे ऐसे लगता है कि गज़ल उदास हो गई है। और बदकिस्मती से इसी दौर में मेहदी हसन और जगजीत सिंह दोनों चल बसे। तो ये जो खला है ना, अभी तक किसी ने पुर नहीं कर सके। और चाहे मैं चाहता हूँ कि ये खला पुर हो, कोई और अच्छा गाने वाला आए, लेकिन इस वक्त सूरत हाल यही है कि जगजीत की जो गैर हाज़िरी है बहुत खटकती है। आपको कुछ अपनी कोई गज़ल याद आ रही है इस वक्त? अरे तो सुनाइए ना, बंदा हद हो गई। चमन लाल चमन के साथ में गुफ्तगू हो और उनकी शायरी का जिक्र ना हो। आपने पहले तो खुद ही परहेज़ किया कि वो आपको याद नहीं है ढंग से वो जो सौंदा महीना, लेकिन गज़ल याद होगी। गज़ल ज़रूर याद है, और ये बिल्कुल सरल और सहल ज़ुबान में है, जिसको हिंदी उर्दू दोनों कह सकते हैं। ज़िंदगी को संवार दे मौला, ज़िंदगी को संवार दे मौला, हुस्न इसका निखार दे मौला। और इसमें शेर सुनिए, तेरी दुनिया को लग गई है नज़र, इसका सदका उतार दे मौला। क्या बात है, वाह वाह। सूनी आँखों को ओढ़ने के लिए, सूनी आँखों को ओढ़ने के लिए कोई कजरे की धार दे मौला। क्या बात है। तो इसके कई शेर हैं ऐसे, लेकिन एक मैंने मज़ाहिया शेर भी इसमें कह दिया है। इरशाद है जी, रहे गालिब पे चल रहा है चमन, एक बोतल उधार दे मौला। एक बोतल उधार दे मौला। वाह वाह वाह। चमन लाल चमन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। परवेज़ भाई आपका बहुत शुक्रिया। और इसका मतलब ये नहीं कि ये काम ख़त्म हो गया, आपको घर पे आना होगा और हम बैठेंगे और कुछ ना कोई खाए पिएंगे और कुछ नहीं। और वहाँ शेर व अदब की बातें नहीं करेंगे। ठीक है, शुक्रिया बहुत, थैंक यू। Cineinc.com